वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर पर्यावरण की चर्चा क्यों कर रहे हैं, समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण क्या है, साझी संपदाएं क्या है और उनकी भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इन सभी टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर पर्यावरण के टॉपिक को पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो देखिए 1960 के बाद जो पर्यावरण के बारे में सोचना शुरू हुआ था वो 1960 के बाद ही हुआ था। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ पर्यावरण की समस्याएं ऐसी हैं जो कि सीधा संबंध रखती हैं देश की राजनीति से। फॉर एग्जाम्पल, पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि की कमी हो रही है, चारागाहों के चारे समाप्त हो रहे हैं, जलाशयों की जल राशि कम हो रही है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अगर नहीं हो रहे या फिर इनके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी देश की राजनीति से। अब जब किसी भी देश की राजनीति के अराउंड कोई भी टॉपिक आता है तो वो राजनीति का और देश का मसला बन जाता है। तो पर्यावरण के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसने हमें ये मजबूर कर दिया कि हम इस टॉपिक को राजनीति के अंदर पढ़ें। और यही नहीं कि 2016 में यूएनओ की रिपोर्ट ने तो हमें और ही इस तरीके से इस तरफ और ज़्यादा प्रभावशाली काम करने में पूरा तरीके से मजबूर कर दिया। वो क्यों? क्योंकि 2016 की यूएनओ की रिपोर्ट ने हमें बताया है कि विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता स्वच्छ पानी से वंचित है। ठीक है, 30 लाख से ज़्यादा बच्चे बीमारी का शिकार होकर मर जाते हैं, 2 अरब से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो साफ सफाई से वंचित हैं। तो ये सब सिचुएशन हमें बताई गई कि आज जो साफ सफाई होनी चाहिए विश्व के अंदर वो नहीं है, 2 अरब से ज़्यादा लोग साफ सफाई से वंचित हैं और साथ ही साथ कई सारे बच्चों की बीमारियों से जाने जा रही हैं। जो प्राकृतिक वन होते हैं उससे हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो स्टेबल रहता है, बाढ़ भी नहीं आती, ना ही कोई ऐसी गर्मी बढ़ती बहुत ज़्यादा। बट अब बिना रुके लगातार जो है प्राकृतिक वनों की कटाई की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, बाढ़ या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आने के चांसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और एज वेल एज गर्मी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें समझाया गया है कि हर एक टॉपिक ऐसा टॉपिक जो कि देश को इम्पैक्ट करे तो वो देश की राजनीति के अंदर पढ़ा जाएगा। तो ये तो सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीधा इम्पैक्ट कर रही है किसी भी देश के पास। जैसे मान लीजिए कि किसी भी देश के अंदर कोई भी बच्चे बहुत ज़्यादा बीमारी का शिकार होकर मर रहे हैं तो उस देश की सरकार चर्चा नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर उस देश के अंदर वनों की लगातार कटाई की जा रही है जिससे प्राकृतिक आपदाएं उपलब्ध हो रही हैं और साथ साथ गर्मी बढ़ रही है तो उस देश की सरकार जो है विचार नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो इसी वजह से यूएनओ ने हमें कुछ रिपोर्ट दी 2016 के अंदर और हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक आए जिसने हमें मजबूर करा कि हम वैश्विक राजनीति के अंदर पर्यावरण की चिंता करें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही आता है कि वह समकालीन राजनीति के अंदर पर्यावरण की चिंता क्या है। अब तो हमने ये ओवरऑल थ्योरी जान ली कि आखिर किस तरीके से क्या चीज़ें, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछ लिया जाता है कि कुछ पॉइंट्स का वर्णन करें जो कि हमें ये बताते हों कि वैश्विक राजनीति या फिर समकालीन राजनीति के अंदर पर्यावरण की चिंता क्यों की जा रही है। तो उन सभी पॉइंट्स को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये बात करते हैं कि समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण क्या है। समकालीन शब्द का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय। तो ये सब चीज़ें दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही तो हो रही हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारी राजनीति के अंदर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरण की चिंता के कारण कुछ इस प्रकार है। पहला आता है ओजोन परत में छिद्र। ओजोन परत में छेद होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर छेद ही हो रहे हैं हकीकत में, उसका मतलब ये है कि जो हमारी ओजोन लेयर की थिकनेस है वो दिन पर दिन डिप्लीट होती जा रही है, कम होती जा रही है। और साइंटिस्टों का ये मानना है कि अगर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई तो हमारे अर्थ के ऊपर जो बाहर सोलर सिस्टम की गलत रेडिएशंस हैं, सन की गलत रेडिएशंस हैं, वो अर्थ पर आएंगी और अर्थ का आने साथ हमारी फसलों का, हमारी ज़मीन का और हम खुद मनुष्य जाति का बहुत बड़ा नुकसान करेंगी। तो ओजोन लेयर बहुत ज़रूरी है और ये डिप्लीट हो रही है, हमारी ही एक्टिविटीज़ के कारण हो रही है। तो इसी वजह से ओजोन परत में छिद्र ये बहुत बड़ा एक तरह से विषय है हर एक देश के लिए। कृषि योग्य भूमि में कमी, पीने के पानी में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि,
बढ़ता प्रदूषण, मानव अस्तित्व को खतरा और सीमित संसाधन। तो ये कुछ 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण कुछ इस प्रकार बन रहे हैं। जैसे कि हमने जाना कि कृषि योग्य भूमि में दिन ब दिन कमी हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर बन रहे हैं। आज आप खुद देखिए कि गांव देहातों में लोग बाग जमीन खरीद के, खेत खरीद के वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आने वाले समय में लोग बाग रहेंगे, तो अब वहाँ पे जो फसलें उगाई जाती थी अब वो कहाँ उगाई जाएंगी, वो कहाँ उगाई जाएंगी, वहाँ लोग रह रहे हैं अब। तो इसीलिए जो कृषि योग्य भूमि है उसमें दिन ब दिन कमी आती जा रही है। फिर दूसरा आता है हमारे पास पीने के पानी में कमी है, यानी कि स्वच्छ जल जो है वो उपलब्ध ही नहीं हो रहा, और विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को तो स्वच्छ जल उपलब्ध ही नहीं हो रहा। वैश्विक तापमान में वृद्धि, जो लगातार वनों की कटाई की जा रही है जिससे क्या हो रहा है, गर्मी जो है वो बढ़ रही है, वैश्विक तापमान में वृद्धि आती जा रही है, और भी कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं जो कि गलत है। फिर आता है हमारे पास बढ़ता प्रदूषण, जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल बढ़ रहा है, और इसको कम करने के लिए जो मानदंड निकाले जाते हैं उसको बहुत कम ही फॉलो किया जाता है। मानव अस्तित्व को खतरा, यानी कि अगर ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो पूरी मानव जाति को बहुत बड़ा खतरा है। और साथ ही साथ हमारे पास सीमित संसाधन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो संसाधन है जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे कि हम बात करें पेट्रोल, डीजल, कोल या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि प्रकृति हमें देती है, अगर हमने उनका लिमिटेड यूज़ नहीं किया और अब हमने बिल्कुल खुले मन से यूज़ किया उसका, तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़कर जाएंगे। अगर आपको लास्ट टाइम याद हो, कुछ साल पहले एक नारा भी चला था, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। तो वो इसलिए ही था क्योंकि जब तक रेड लाइट ऑन रहेगी और हमारी गाड़ी ऑफ रहेगी तो हमारे पास जो भी एक सर्टेन अमाउंट के अंदर जो पेट्रोल बचेगा वो आने वाली भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए एक तरह से बचेगा और वो उसका यूज़ कर पाएगी। अगर जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं अपने संसाधनों का ऐसे ही करते रहे तो हम अपने आप तलक ही इन सब संसाधनों को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी है, मनुष्य इसको नहीं बना सकता। तो यहाँ पे हमने जाना कि ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अब हम ये बात कर लेते हैं कि साझी संपदा क्या है और साझी संपदा की जिम्मेदारियाँ क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि साझी संपदाएं क्या हैं, उनकी भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां क्या हैं और ऐसे मुख्य महत्वपूर्ण समझौते क्या हैं जो कि साझी संपदा के लिए लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साझी संपदा का मतलब क्या होता है। क्योंकि साझी संपदा का मतलब ये है कि वह सभी संसाधन जो किसी भी एक देश के नहीं हैं, वे सभी के हैं, वह साझी संपदाएं कहलाती हैं। अब जैसे कि हमारा अंतरिक्ष, हमारा वायुमंडल, हमारा समुद्र, हमारे अंटार्कटिका, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी एक देश की टेरिटरी में नहीं आती, ये सभी की हैं और सब इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब साझी संपदाएं कहलाई जाती हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बनती है कि साझी संपदा का मतलब होता है वह संसाधन जो कि किसी एक देश के नहीं है, वह संसाधन जो सभी के हैं वे साझी संपदा कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंतरिक्ष, अंटार्कटिका और आदि। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ महत्वपूर्ण समझौते लिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि जब कोई भी चीज़ सबकी होती है तो उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब चाहे वो हम अपनी फैमिली की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, तो जब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आई जो कि सबकी हैं, कोई किसी एक देश की नहीं है, तो कुछ देश ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस चीज़ का फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं, राइट। तो उन चीज़ों का फुल्ली यूटिलाइजेशन करके उनको खराब ना किया जाए, इसलिए कुछ संधियाँ निकाली गई। वो संधियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पहली तो आती है हमारे पास अंटार्कटिका संधि, यानी अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है, और ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी देश, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, कोई भी देश अपनी किसी भी तरीके का वहाँ पे परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, क्योंकि जब परमाणु परीक्षण होगा तो वहाँ से गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो हमारे बाढ़ की जो है वो आशंका बढ़ सकती है। तो इसीलिए इसको साइंटिफिक हब के नाम से भी हम जानते हैं। वहाँ ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्च चलती है जो कि गुप्त तरीके से चलती हैं। तो अंटार्कटिका संधि निकाली गई 1959 के अंदर, ऐसे 1987 में मॉन्ट्रियल न्यायचर निकाला गया, फिर 1991 में अंटार्कटिका न्यायचर निकाला गया। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए जिसके अंतर्गत सभी देशों को चलना है और अपनी व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये सब चीज़ें हमने जान ली कि आखिर क्या मतलब है किसका। अब हम ये जान लेते हैं कि साझी संपदा की भिन्न भिन्न जिम्मेदारियाँ क्या हैं। अगर मैं इस पूरे वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड करूँ, दो चीज़ें निकल कर आएंगी। वो कौन कौन सी हैं सर? वो है पहला तो
विकसित देश जो कि अमीर है, दूसरा विकासशील देश जो कि अमीरी के प्रोसेस पे है, राइट। ये दो चीजें निकल कर आएंगी नहीं आएंगी। अब जो विकसित देश हैं, आप खुद सोचिए कि जब वो विकसित हो चुके हैं तो उन्होंने उन सारी साझी संपदाओं का यूज अच्छे से कर लिया होगा, और जो विकसित हो रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। मगर जब बात आती है इनकी मेंटेनेंस की, तो इन दोनों में, यानी जो ये दो कैटेगरीज है ना हमारे पूरे वर्ल्ड में, इनमें भिड़ंत हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि हमारी जो ये न्यायचर हैं, ये समझौते हैं, इनका सब सम्मान तो करते हैं, इनको फॉलो भी करते हैं, मगर जो चीज़ सबकी होती है उसकी जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी गाड़ी है जो कि पूरे घर में सबकी है, जिसके पास चाबी हो वो उसको ले जाए, तो सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसके अंदर जो कुछ खराबी आ रही है वो सब मिलकर सही भी करवाएं, राइट। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें कुछ ऐसी ही बनी। अब वो क्या है? देखो, विकसित देशों का ये मानना है कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड में साझी संपदाएं हैं, उसके हिसाब से हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनकी जिम्मेदारी बराबर की होनी चाहिए, यानी किसी भी तरीके का झोल झाल ना हो, हम सबकी जिम्मेदारी बराबर की हो। अगर जितनी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उतना आप भी यूज़ कर रहे हो। तो ये बात तो है किसकी? विकसित देश की। मगर विकासशील देशों का ये कहना है कि भाई तुम तो विकसित हो चुके हो, तुमने जितना यूज़ करना था उतना ज़्यादा ही यूज़ कर लिया उसका। यानी कि सरकारों ने, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये देखा तो सही कि अंटार्कटिका के ऊपर जो परमाणु परीक्षण हो रहे, तभी तो उसके ऊपर रोक लगाई समझौतों के द्वारा। तो वो परमाणु परीक्षण किसने किए होंगे? विकसित देशों ने तो किए होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं। अब रिस्ट्रिक्शन लगवाने के बाद तुम कोई नहीं जा रहा अपना परमाणु परीक्षण करवाने, राइट। तो इसी तरीके से हमें समझाया गया विकासशील देशों ने कि ये लोग विकसित हो चुके हैं तो इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है साझी संपदाओं की तरफ, और हम में से हमारी जिम्मेदारी कम है क्योंकि हम अभी अपनी डेवलपमेंट पे ही ध्यान दे रहे हैं। अभी तो हमने उतना यूज़ भी नहीं करा साझी संपदाओं का। तो इस तरीके से दोनों में जो है वो मत बिगड़े रहते हैं। अब देखा जाए तो विकसित देशों का भी सही है और विकासशील देशों का भी सही है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया गाड़ी का, तो वो गाड़ी सभी की है पूरे घर में। अब कहने का मतलब तो यही होना चाहिए कि सबकी जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक करके रखें, उसके अंदर कोई भी खराबी आ रही है उसको वो ठीक करवाएं। मगर उसका मतलब ये भी है एक तरफ कि जो उसका ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो उसको ठीक करवाए। फॉर एग्जाम्पल, आप दो भाई हो और आप दोनों भाइयों में से कोई एक ही भाई उस गाड़ी को सबसे ज़्यादा चलाता है, और जब उसकी मेंटेनेंस की बात आती है तो उसका खर्चा आप दोनों को देना पड़ता है, और जिसमें आपको चलाने को भी नहीं मिलती वो चीज़ें। तो इसी वजह से दोनों का ही मत ठीक है। हम विकसित देशों का मत भी गलत नहीं कह सकते और विकासशील देशों का मत भी गलत नहीं कह सकते। तो इसी मतभेद को दूर करने के लिए आपके लिए निकाला गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक इस तरीके से चीज़ थी जिसके अंदर सारे मानदंड बताए गए कि विकसित देशों की जिम्मेदारी कितनी है साझी संपदाओं की तरफ और विकासशील देशों की जिम्मेदारी कितनी है। मगर जिम्मेदारी है, क्योंकि साझी संपदा ऐसी संपदा है जिसका अगर यूज़ सब कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमने स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जाना कि पर्यावरण की चिंता के कारण क्या है, समकालीन राजनीति के अंदर क्या कारण है, और साथ ही साथ साझी संपदाएं क्या हैं, समझौते क्या हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ओवरऑल इस चैप्टर से जितने भी छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते थे वो मैंने आज की इस पार्ट 1 की क्लास के अंदर आपको सब कुछ फिनिश करवा दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे समझौते। उनकी आपके दिमाग में ये सब चीज़ें तो आई होंगी कि अभी तक हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की आखिर चिंता के विषय हैं, मगर अब हम बात करेंगे कि जब चिंता के विषय हैं तो कोई कुछ कर रहा है या नहीं इन चिंता के विषयों को दूर करने के लिए। तो कुछ इंटरनेशनल लेवल पर स्टेप्स लिए गए, कुछ चीज़ें निकाली गई जिनका आज हम फॉलो कर रहे हैं। भारत ने बड़ा योगदान दिया है, उन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कि परसों। हम ये समझेंगे कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें निकाली गई इंटरनेशनल लेवल पर और भारत का क्या योगदान है इन सब चीज़ों में। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर। सो होपफुली आपकी आज की इस क्लास में कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस डाउट को उसी दिन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।